माखन नगर का नाम किस महापुरुष के नाम पर है? आप मुझे ये बताइए कि मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो नर्मदा नदी के किनारे हैं? ये बताएं, मानसूनी हवाएं कहाँ से आती हैं? मैं कम इन सर। कम इन। आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रणाम। बैठिए यशस्वी। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम यशस्वी है। मैं नर्मदापुरम के माखन नगर तहसील के बहारपुर ग्राम की निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर बहारपुर से हुई। तत्पश्चात मेरा सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय नर्मदापुरम के लिए हुआ, जहाँ से मैंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन बीकॉम से तथा पोस्ट ग्रेजुएशन एमए ज्योग्राफी से पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस श्री अटल बिहारी वाजपेयी महाविद्यालय इंदौर से कंप्लीट किया है। तथा मैंने अपने स्कूल में स्काउट एंड गाइड में पार्टिसिपेट किया था। इसके साथ ही साथ मुझे श्री नर्मदाष्टकम का पाठ करना, योग करना और भजन करना पसंद है। माखन नगर का नाम किस महापुरुष के नाम पर है? जी सर, माखन नगर का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी तथा साहित्यकार श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम पर है। उनकी किसी कृति का नाम याद है आपको? जी सर, हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी, माता, मरणज्वर, कृष्णार्जुन युद्ध आदि। कोई दो पंक्तियां आप सुना सकती हैं उनके द्वारा रचित? जी सर, मैं पुष्प की अभिलाषा सुनाना चाहूँगी। चाह नहीं मैं सुरवा लाके गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। बहुत अच्छा। इस कविता का शीर्षक क्या है? जी सर, पुष्प की अभिलाषा। ठीक है। ये बताएं कि गुजरात से मध्य प्रदेश के किन जिलों की सीमाएं लगती हैं? जी सर, गुजरात से अलीराजपुर और झाबुआ की सीमाएं लगती हैं। अच्छा, और उन जिलों की कोई ख़ास उपलब्धि? जी सर, अलीराजपुर और झाबुआ है, दोनों जनजातीय बहुल्य ज़िले हैं और हाल ही में यहाँ पे विशिष्ट प्रगति भी देखी गई है। अलीराजपुर में जो ओडीओपी है उसको महुआ को ओडीओपी के रूप में स्वीकार किया गया है। साथ ही साथ झाबुआ जो है वह वर्तमान में जनजाति संबंधी जो वनोत्पाद है उसके लिए प्रसिद्ध है। कौन सी जनजाति वहाँ मुख्यतः रहती है? जी सर, अगर मुख्यतः बात की जाए तो यहाँ भील और भिलाला जनजातियाँ रहती है। भिलाला? जी सर। वो भील संप्रदाय से ही निकली हुई है कि वो अलग है? जी सर, भील की एक उपजाति है। उपजाति है, ठीक है। चूँकि आप भूगोल में आपने परास्नातक किया है, तो ये बताएं कि कर्क रेखा का क्या असर पड़ता है मध्य प्रदेश के जलवायु पर? जी सर, कर्क रेखा गुजरने के कारण यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। सर, इसीलिए यहाँ पर मुख्यतः तापमान जो है वह अधिक होता है। सर, मुख्यतः यही प्रभाव है। अच्छा, और कर्क रेखा के उत्तर में स्थित जो इलाका है मध्य प्रदेश का, जी सर, वहाँ कौन सी जलवायु होती है? कर्क रेखा के उत्तर में सर उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो दोनों जलवायु के जो अंचल है उसमें अंतर क्या है, उष्ण और उपोष्ण में? जी सर, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय मुख्य अंतर सर तापमान का होता है। कि जो उष्ण कटिबंधीय होता है वहाँ अधिक तापमान पाया जाता है। और लगभग कितना? जी सर, कितना तापमान होता है अधिकतम? अधिकतम सर, अधिकतम तापमान की बात की जाए तो सर 40 टू 42 डिग्री तक सेल्सियस तक होता है। और उपोष्ण वाले क्षेत्र में? सर, उपोष्ण वाले क्षेत्र में तो सामान्यतः कम पाया जाता है यहाँ से कुछ, बट अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पे सर जो उत्तर भारत के जो मैदान हैं, जिसमें मध्य भारत का पठार जो आता है, कुछ ग्वालियर क्षेत्र, वहाँ पर अधिक तापमान पाया जाता है।
उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में मुख्य फसलें क्या क्या हो सकती हैं? जी सर, यहाँ पर मुख्य फसलें धान, गन्ना, इसके साथ ही साथ गेहूं भी यहाँ पर उत्पादित किया जाता है, कपास, सोयाबीन आदि। शरबती गेहूं के कारण क्या कुछ जलवायु कारण है या किसानों के पास विशेष कौशल है या कोई टेक्नोलॉजी के चलते ऐसा होता है? सर, शरबती गेहूं जो है वह सम्मिलित रूप से, जैसे कि वहाँ की मृदा, जलवायु और साथ ही साथ जो वहाँ पे कृषक जो कृषि पद्धति होती है, तो सर इनका सम्मिलित रूप से ही जो शरबती गेहूं है उसका उत्पादन किया जाता है। इसमें मुख्यतः सर विदिशा क्षेत्र जो है उधर किया जाता है। मेरा अंतिम प्रश्न है, जी सर, भारत में लाल मिर्च की खेती कब शुरू हुई? लाल मिर्च की खेती, जी सर, सॉरी सर, इसकी क्या प्राचीन काल से लाल मिर्च की खेती होती है या आधुनिक काल में विदेशियों ने इसे शुरू किया? सर, जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि लाल मिर्च प्राचीन काल से ही प्रचलित है, किंतु काली मिर्च जो है वह विदेशियों द्वारा शुरू की गई थी। किस विदेशी द्वारा? सर, काली मिर्च की कृषि जो है वह यूनानियों द्वारा शुरू की गई थी। चलिए, ठीक है। यशस्वी, आपको नर्मदाष्टकम पढ़ना पसंद है, नियमित पाठ करती हैं या कभी कभार? जी मैम, नियमित करती हैं। माँ नर्मदा की आराधना की गई है इसमें, उनके अलग अलग गुणों के बारे में बता के, या उनकी आराधना करने से हमें क्या लाभ हो सकते हैं, इस तरीके से। आप मुझे ये बता दीजिए कि पहले और आखिरी जो भी पद हैं उसमें क्या कहा गया है? सिर्फ हिंदी में बता सकती हैं आप। जी मैम, जो प्रथम पद है उसमें माँ नर्मदा की जो सुंदरता है उसका वर्णन किया है कि वह किस प्रकार उछल कूद करते हुए सुंदर दृश्य उत्पन्न करती है, साथ ही साथ जो जीव जंतु हैं उनके पाप का नाश करती है। ठीक है। और जो लास्ट पद है, जो 9वां श्लोक है, इसमें नर्मदाष्टकम के डेली जो पाठ करते हैं उससे जो लाभ प्राप्त होते हैं उसका वर्णन किया गया है। बहुत बढ़िया। ये बताइए कि जब भी किसी ईश्वर की आराधना करते हैं, देवी की आराधना करते हैं, तो हम उनके जो शरीर के अलग अलग अंग हैं उनकी उपमाएं दे करके उनकी स्तुति करते हैं। चेहरे को किसी फूल के जैसा बतलाना, या पैरों को, जैसे नर्मदाष्टकम में भी नमामि देवी नर्मदे जो लास्ट की लाइन होती है ना, त्वदीय पाद पंकजम, तो पैरों को अगर कमल के जैसा बताया गया, तो इसमें हिंदी भाषा विज्ञान के अनुसार कौन सा अलंकार होगा? जी मैम, इसमें रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार होगा। क्यों? क्योंकि मैम इसमें रूप की तुलना की गई है। और उपमा अलंकार क्या होता है? जी मैम, सॉरी मैम, कोई बात नहीं, आप इसको देख लीजिएगा। आप मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो नर्मदा नदी के किनारे हैं? जी मैम, मध्य प्रदेश के 16 जिले नर्मदा। कौन कौन से? जी मैम, अनूपपुर, मंडला, शिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सीहोर, नर्मदापुरम, रायसेन, हरदा, बड़वानी, धार, खंडवा, खरगोन, देवास। अच्छा, ठीक, बढ़िया। जब जो नर्मदा जी हैं उनका जो वाहन है वो क्या है? जी मैम, मगर। क्यों? क्योंकि मैम मगर जो है वह जल में रहने वाला एक शक्तिशाली प्राणी है, और ऐसा भी कहा जाता है कि जो माँ नर्मदा है उसमें जो भी मगर रहते हैं उन्हें आज तक किसी इंसान को नहीं हानि पहुंचाई है। अच्छा, और ये घड़ियाली आंसू बहाना क्या होता है? जी मैम, अगर कोई मैम रोने की एक्टिंग करता है तो उसे घड़ियाली। ठीक है। एक योजना भी है गंगा जी से रिलेटेड, गंगा जल संवर्धन अभियान, आपको जानकारी है? जी मैम, मैम यह अभियान जो है वह 90 दिन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि संपूर्ण प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो जल स्रोत है उनका पुनरुद्धार और पुनर्जीवित करना, साथ ही साथ नए जल स्रोतों का निर्माण करना, इसके साथ साथ वृक्षारोपण जैसी गतिविधियों का संचालन करना। अच्छा, तो इससे कुछ फ़ायदा हुआ? जी मैम, इससे हाल ही में इसे एक बहुत सफल आंदोलन के रूप में देखा गया है, जिसमें जो खंडवा जिला है उसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके तहत मैम विभिन्न नदियां जो बहुत दिनों से प्रदूषित थी, साथ ही साथ उनमें जल का अभाव था, उनको पुनर्जीवित किया गया है।
जैसे कि जो खंडवा है वहाँ की एक घोड़ा पछाड़ करके एक नदी है जिसमें बिल्कुल जल की मात्रा बहुत कम थी, उसको बहुत पुनर्जीवित किया। इसके साथ साथ पुरानी बावड़ियों तालाबों का भी पुनर्निर्माण किया ठीक, गया। बढ़िया। ये बताइए, आपको ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने में इंटरेस्ट है, आप शासकीय सेवा में नियोजित होना चाहती हैं। आपने मेंशन किया है कि स्वास्थ्य एवं महिला उत्थान में कार्य। जी मैम। अगर स्वास्थ्य की बात करें, मध्य प्रदेश में जो महिलाएं हैं, स्पेशली जो गांवों में महिलाएं हैं, जी मैम। उनके स्वास्थ्य की बात करें तो कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं, डिजीजेज हैं जो दिखाई देती हैं? जी मैम। सबसे पहली बीमारी तो एनीमिया है, जो कि 57% महिलाओं में विद्यमान है। ठीक है। इसके साथ ही साथ हाल ही में अगर मैं अपने ही क्षेत्र में देखूं तो मुझे टीबी की बीमारी बहुत अधिक मात्रा में दिखती है। इसके साथ साथ जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेज है, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह भी वर्तमान में इसमें वृद्धि देखी गई है। इसके साथ साथ पर वैसे तो ये ऑस्टियोपोरोसिस, ब्लड प्रेशर एंड जो इस तरीके शुगर या इस तरीके की बीमारियां लाइफस्टाइल डिजीजेज मानी जाती हैं। जी मैम। और गांवों में तो सामान्य तौर पर श्रमजीवी होती हैं महिलाएं, जी मैम। फिर शुगर कैसे हो रहा है उनको? मैम, वर्तमान में जो है वह प्रचलन थोड़ा सा बदला है। शहरी क्षेत्र का प्रभाव है वो ग्रामीण क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है, और अभी इसकी शुरुआत हुई है। अगर शुरू में ही इसे क्योर कर लिया जाता है तो मैम भविष्य में ठीक है। इसके अभी बारिश का मौसम चल रहा है, जी आप मुझे बताइए बारिश के मौसम में सामान्यतः कौन कौन सी बीमारियां दिखाई देती हैं? जी मैम, कॉलेरा, डायरिया, मलेरिया, डेंगू और जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं वो। अच्छा, क्या डेंगू या डेंगी जो है उसके लिए कोई टीका अवेलेबल है मार्केट में? सॉरी मैम, कोई बात नहीं, थैंक यू सर। यशस्वी, आपने भूगोल में मास्टर्स किया है, ये बताएं मानसूनी हवाएं कहाँ से आती हैं? जी सर, जो मानसूनी हवाएं हैं वह भारत में समुद्री क्षेत्र से आती है, और इसमें भी मुख्यतः यह दक्षिण पश्चिम से आती है। ठीक है, आप एक मानसूनी सीज़न का विवरण हमें दे सकती हैं? कब हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं, किस रास्ते से होते हुए किस तरफ जाती हैं? जी सर, बताइए। सर, जो मानसून है वह अगर भारत में 1 जून को प्रवेश करता है। इसके पूर्व अगर अंडमान निकोबार की बात की जाए तो वह मई में ही वहाँ पे आ जाता है। जी ठीक सर। है। 1 जून को मानसून वेस्ट केरल में होता है। उसके बाद यह धीरे धीरे करके जून के माह में 15 जून तक इसका प्रसार मध्य भारत तक हो जाता है। और सर, जून, जुलाई, अगस्त और सर अगस्त सितंबर तक मानसून रहता है, और सितंबर के बाद जब सूर्य का दक्षिणायन शुरू होता है तो मानसून का भी निवर्तन होने लगता है। और सर 15 सितंबर से जो मानसून है वह लौटने लगता है। तो जब मानसूनी हवाएं लौटती हैं तो क्या उस समय भी वो वर्षा के कारण भारत के किन्हीं क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं? जी सर, उसके कारण जो मालाबार तट है वहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। जो मध्य भारत का क्षेत्र है, विशेष तौर पर राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा किस समय होती है? मानसून के आते समय या जाते समय? जी सर, मध्य भारत के क्षेत्र में मानसून के आते समय जो मध्य अवधि रहती है, लौटते समय क्यों नहीं बारिश होती? क्योंकि सर जो मानसूनी पवनें जो लौटती हैं सर वो शुष्क हो जाती है। चूँकि सर मालाबार तट में हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आती है, तो सर वहाँ आर्द्रता ग्रहण करके वहाँ बारिश करती हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। वर्तमान में अगर आपने अखबार पर गौर किया हो तो आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्र अत्यधिक वर्षा होने के कारण वहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जी सर। इनमें ज़्यादातर ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पे शहरीकरण अच्छी तरीके से हुआ है, और जो एक मॉडर्न लाइफ से संबंधित जो सुख सुविधाएं हैं वो सारी वहाँ पे उपलब्ध हैं। जी सर। तो शहरीकरण वरदान है या अभिशाप? जी सर, वैसे तो कोई भी चीज़ उसके 2 पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। अगर शहरीकरण है वह व्यवस्थित रूप से किया जाए, और इसमें जैसे बाढ़ की समस्या है उसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो, और नदी का अतिक्रमण ना किया जाए, तो यह एक वरदान के रूप में होगा। आपको क्या लगता है कौन रोक रहा है हमें ये सब करने से? गवर्नमेंट के पास पैसा है, इंजीनियर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, सब कुछ होने के बावजूद स्थिति आपके सामने है, तो क्या वो चीज़ है जो हमें रोक रही है एक अच्छी व्यवस्था बनाने से? जी सर,
अगर कोई एक चीज़ देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि वह है समन्वय की थोड़ा सा अभाव है, कि इसमें प्रशासन, शासन और अगर जनता में समन्वय के माध्यम से और सहयोग के माध्यम से कार्य किया जाए तो किसी भी समस्या का निवारण किया जा सकता है। और हाल ही में ऐसा देखा भी जा रहा है कि सरकार द्वारा सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं और यह समस्या वर्तमान में कम होती हुई ठीक है। दिखाई दी है। यशस्वी, भारत के कुछ राज्यों में सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है जहां पर कोई भी व्यक्ति किसी भी परेशानी को देखता है, मान लीजिए सड़क में गड्ढा है, कोई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा हुआ है, कहीं कोई पोल गिरा हुआ है, तो वो उसकी एक फ़ोटो खींचकर सरकारी पोर्टल पे अपलोड कर सकता है और संबंधित विभाग जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करता है। क्या ऐसी कोई व्यवस्था मध्य प्रदेश में भी है? जी सर, ऐसी व्यवस्था जो है वह इंदौर में ही देखी जाती है, जिसमें नगर निगम द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है कि उस ऐप पर कोई भी व्यक्ति कोई भी अव्यवस्था दिखाई देती है वहाँ की फ़ोटो अपलोड कर सकता है और वहाँ पर नगर निगम द्वारा एक्शन लिया जाता है। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, कुछ देशों में एक नई प्रकार की पॉलिसी टेस्ट की जा रही है जहाँ पर जो ट्रैफिक वायलेशंस होते हैं वहाँ के लोग ही रिपोर्ट करते हैं। पुलिस तो एक्टिव है ही अपने लेवल पर, बट लोग भी ट्रैफिक वायलेशंस रिपोर्ट करते हैं और जो फ़ाइन लगता है उस फ़ाइन का एक निश्चित भाग उस व्यक्ति को दिया जाता है जो उसे रिपोर्ट कर रहा है। क्या आपको लगता है हमारे यहाँ भी ऐसी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए? जी सर, ये एक बहुत सकारात्मक पहल है। अगर सर प्रशासन चाहे इस पे गहन अध्ययन करके ऐसी व्यवस्था लागू कर सकते हैं। भारत में वैसे ही रोड रेज के केसेस इतने ज़्यादा हैं, आपको नहीं लगता लोगों में झगड़े और बढ़ जाएंगे? अगर आप किसी ट्रैफिक वायलेशन होने जहाँ हो रहा है उसकी फ़ोटो खींच के अगर अपलोड करेंगे तो वो आदमी चालान बाद में पे करेगा, संभवतः वो आपसे झगड़ा पहले करेगा कि आपने फ़ोटो क्यों खींची। जी सर, इसके लिए सर जो व्यक्ति भी कंप्लेन करेगा उसकी पहचान को सर हाइड करने की व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए ठीक है, शुक्रिया। यशस्वी, 14 अगस्त पाकिस्तान दिवस है, 15 अगस्त हिंदुस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। जी सर। पाकिस्तान को एक दिन पहले आज़ादी क्यों दे दी अंग्रेज़ों ने? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी थी, अभी याद नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। नया पाकिस्तान या आज़ाद पाकिस्तान 14 अगस्त को पैदा हुआ। जी सर। आज़ाद हिंदुस्तान 15 अगस्त को पैदा हुआ। जी सर। तो बड़ा भाई कौन हुआ? जी सर, अगर वैसे जनता में अगर ऐसी बात देखी जाती है तो भारत को बड़ा भाई के रूप में देखा जाता है। नहीं, जनसंख्या नहीं, पैदाइश के दिन की बात देखी जाए। 14 अगस्त पहले आता है कि 15 अगस्त? सर वैसे तो 14 अगस्त पहले आता है, किंतु तो एक दिन पाकिस्तान एक दिन बड़ा हो गया ना उम्र में। किंतु सर जो भारत है सर वह प्राचीन काल से विद्यमान है और उसे भारत के नाम से ही जाना जाता है। आज़ाद और सर उससे विद्यमान तो है, लेकिन गुलाम था ना, आज़ाद देश के रूप में। जी सर। आज़ाद देश के रूप में तो जन्म 15 अगस्त को ही हुआ। जी सर, एक के मत हो सकता है, किंतु सर अगर बहुप्रचलित मत की बात की जाए तो पाकिस्तान को छोटा भाई माना जाता है, क्योंकि सर भारत हमेशा से ही विद्यमान है। भले ही सर वह अंग्रेज़ों के चंगुल में कुछ सालों के लिए था, किंतु सर भारत का अस्तित्व हमेशा से चलिए कोई रहा बात नहीं, छोटे भाई ही मान लीजिए। अगर आपका छोटा भाई थोड़ा शरारत करे तो आपको किस तरह का दंड देना चाहिए? सर इसमें तो सर डिपेंड करता है कि सर अगर भारत और पाकिस्तान के वर्तमान रिश्ते की बात की जाए तो सर दोनों अलग अलग नेशंस हैं और दोनों के सर नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले आता है। तो सर जो भी कोई कदम लिया जाता है किसी भी राष्ट्र की सरकार द्वारा, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी और अपने राष्ट्र की जो एकता अखंडता है सर उसे देखकर लिया जाता है। और सर हाल ही में जो पहलगाम हमला हुआ था सर, उसको देखते हुए भारत ने जो कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, तो सर वह इसका एक उदाहरण है। असंभव तो कुछ भी नहीं है। अगले 10 साल या 20 साल में ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान के लोग खुद ही गुजारिश करें कि हमारा भारत में विलय कर लीजिए। अगर ऐसी गुजारिश करते हैं और उस वक्त आप ही रहती हैं निर्णायक सत्ता में, तो आप क्या फैसला करेंगी? जी सर, ये बहुत ही बड़ा फैसला होगा और सर इसके लिए जो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और सर पाकिस्तान की भी सर अलग गवर्नमेंट सिस्टम है, तो सर जो भी फैसला लिया जाएगा वो पूरे शासन प्रशासन के सहयोग से और जो भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट है सर तत्कालीन परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए लिया जाएगा। वो सब ले लिया, पाकिस्तान के संसद में प्रस्ताव पारित हो गया, उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया,
सबकी इच्छा है कि भारत में विलय हो जाए? सर अगर ऐसा होता है तो सर जैसे कि हम सिक्किम का उदाहरण देख सकते हैं कि जब सिक्किम ने भारत में चाहा तो भारत ने उसे विलय कर लिया, साथ ही साथ वहाँ विकास को बढ़ावा दिया। और अगर सर पाकिस्तान में भी ऐसा कभी होता है तो सर मुझे लगता है कि जैसा सिक्किम में हुआ सर वैसी कुछ सिचुएशन विलय को स्वीकार कर लेना चाहिए। सर वो तो तत्कालीन परिस्थितियों पर निर्भर हाँ, वो करेगा। तो ठीक बात है, मतलब कोई नुकसान तो नहीं है विलय करने से? सर वो वर्तमान की सिचुएशंस अलग है सर, उस समय की सिचुएशंस अलग रही। चलिए ठीक है यशस्वी, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। आप सभी को थैंक यू। मैं कम इन मैम? कम इन। बैठिए। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको अपना परफॉर्मेंस? बिल्कुल भी आइडिया नहीं, एक्चुअली सर मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है तो मैम मुझे बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं है। अच्छा, पहले से कोई अनुभव नहीं है? नो मैम। बहुत अच्छी बात है। ये आपका पहला ही प्रयास है? जी सर। अच्छा, पीटी भी पहला, मेंस भी पहला? जी सर। बहुत अच्छी बात है। और पिछले ही साल आपने एमए पूरा किया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। सभी सदस्य आपके बारे में चर्चा कर रहे थे कि इस उम्र में आपके विचार बड़े परिपक्व हैं, सोचने की प्रक्रिया बहुत परिपक्व है और ज्ञान की मात्रा भी अच्छी है, कंटेंट भी बढ़िया है। थैंक यू सर। तो बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं, प्रवेश अच्छा है, थोड़ी सी भाषा में औपचारिकताएं ज़्यादा है। जी सर। थोड़ा कृत्रिमता लगती है, जैसे आप जिस तरह से अभिवादन कर रही हैं या जाते वक्त। जी सर। तो थोड़ा सा हल्का सा बनावटीपन लग रहा है, लेकिन ठीक है, आज यहाँ की प्रथा यही है। सर सुधार कैसे कर सकती हूँ मैं इसको? थोड़ा सा और सहज होकर बात कर सकती हैं। जी सर। ठीक है। जी सर। लेकिन अदरवाइज बाकी परफॉर्मेंस आपके बहुत अच्छे हैं। और तथ्यात्मक रूप से सिर्फ एक जगह आपने गलती की है, लाल मिर्च और काली मिर्च वाले में। जी सर। ठीक है, वो एक बार देख लीजिएगा। सर शायद पुर्तगाल से आई थी काली पुर्तगीज मिर्च। लोगों ने लाल जी मिर्च इंडोनेशिया से लाके यहाँ खेती शुरू की थी। तो कुछ जैसे आप भूगोल में फसल पढ़ते ही हैं, जी सर। कौन जैसे टमाटर भी यहाँ का स्थानीय फसल नहीं है, आलू जी भी सर। स्थानीय नहीं है। जी सर। तो कौन कौन सी फसलें कब कब आई, किसने ली, वो जरूरी कि पूछेंगे ही, लेकिन अब प्रश्न उठ गया है तो जी देख सर। लीजिएगा। भारत पाकिस्तान वाले में भूगोल के विद्यार्थी के लिए ये जानना ज़रूरी है कि जैसे जैसे देशांतर में परिवर्तन होता है वैसे वैसे समय में परिवर्तन होता है ना। जी सर। इंटरनेशनल डेडलाइन ध्यान है ना, जी सर। अंतर्राष्ट्रीय जी सर। तिथि रेखा। तो आज आप मान लीजिए कि भारत में अभी बज रहा है 4:40। जी सर। तो इसी वक्त पाकिस्तान में कितना बज रहा होगा? जी सर, मैं देख लूँगी एक बार सर। कितना बज रहा होगा? पाकिस्तान पश्चिम में स्थित है, तो 4:40 यहाँ हो रहा है, तो वहाँ 4:10 हो रहा होगा, 5:10 हो रहा होगा। सर 4:10। ठीक है। तो जिस वक्त भारत में रात के 12 बजेंगे उस वक्त वहाँ क्या बज रहा होगा? सर वहाँ पे रात का सर शायद 12 बज रहे हैं, तो सर 11:20 समथिंग हो रहा होगा। जी सर। तो यहाँ पर जब 12 बज रहा होगा और दिन परिवर्तन होके 14 अगस्त से 15 अगस्त हो रहा होगा, जी सर, उस वक्त भी क्या वहाँ दिन परिवर्तन हो रहा होगा कि 14 अगस्त ही रहा होगा? जी जी सर, एक और बार क्वेश्चन। अगर रात के 12 बज रहे हैं, 14 अगस्त का दिन बीत गया, जी सर। 14 अगस्त में रात का 11:59 हो गया, जी सर। 14 अगस्त को रात में 11:59 भी हो गया, जी सर। 14 अगस्त को रात के 11:59 के बाद जो अगला सेकंड होगा जी सर, वो हो जाएगा ठीक 12 बजे। उस वक्त क्या मानेंगे, 14 अगस्त है कि 15 अगस्त आ गया? सर 15 अगस्त आ गया यहाँ। जी सर। उसी वक्त वहाँ क्या हो रहा होगा? सर वहाँ 14 अगस्त ही होगा। तो जो कानून पारित हुआ था वो एक ही समय में पारित हुआ था, जी सर। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। लेकिन उस वक्त भारत में जब 15 अगस्त हो रहा था तो वहाँ अभी भी 14 अगस्त था। जी सर।
ओके सर। इसलिए वहाँ 14 अगस्त को आज़ादी, वो दिन अलग अलग नहीं है, जी सर। टाइम जोन में डिफरेंस के चलते दिन अलग अलग है। जी सर। ये ऐसे ही भूगोल के विद्यार्थी के नाते आपको जानना चाहिए था जी सर, थैंक यू सर। कि सर इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, दोनों की आज़ादी एक ही समय पे हुई थी, बस टाइम जोन अलग अलग था इसलिए दिन अलग अलग है। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, बाकी सब उत्तर आपके सही है। खैर जो भी जानकारियाँ आपको और भी, चूँकि आपके पास अभी 4-5 दिन 6 दिन का वक्त है जी सर। लेनी है, वो सब ले लेना चाहिए। जब हम लोग उपोष्ण और उष्ण कटिबंध की बातें कर रहे थे तो अंतर तपाक से आ सकता था, जी सर। तापमान का अंतर, दाब का अंतर, जी सर। वर्षा का अंतर, ये तीनों आपस में जुड़ी हुई चीज़ें ना। आपने चूँकि साइंस भी पढ़ा होगा तो MV PT वगैरह का फॉर्मूला याद है ना? जी सर। साइंस आपने BCom किया है ना? जी सर। भूगोल पढ़ी हैं तो प्रेशर का, टेम्परेचर का और प्रेसिपिटेशन का जी आपस सर। में संबंध होता है ना? जी सर। उसमें सबसे बुनियादी कारक कौन होता है, टेम्परेचर या प्रेशर? सर टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उससे क्या असर पड़ेगा? लो प्रेशर। लो प्रेशर बनेगा। और उससे प्रेसिपिटेशन पे क्या असर पड़ेगा? सर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो वर्षा ज़्यादा होगी। जी सर। ये सब बातें एक साथ बता देनी थी कि सर ये उष्ण कटिबंध है तो यहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है, बारिश भी ज़्यादा होती है। उपोष्ण में तापमान कम होगा, तुलनात्मक रूप से बारिश कम होगी। जी सर। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में सघन वन है और उत्तर में विरल वन है। जी सर। उसका कारण भी यही है, जी सर। मॉइस्चर जहाँ हो ज़्यादा होगा वहाँ, और टेम्परेचर भी ज़्यादा है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए 2 चीज़ें चाहिए, टेम्परेचर चाहिए और मॉइस्चर चाहिए। तो सघन वन इधर ही क्यों होते हैं, ये सब चीज़ें स्वतः ही बता देना चाहिए। जी सर। बहरहाल, लेकिन आपने उत्तर अच्छा दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उत्तर से, इसमें और बेहतर हो सकता है। जी सर। आपने वो सिक्किम और पाकिस्तान के विलय वाले प्रश्न को भी बड़ा अच्छा तरीके से हैंडल किया, जी सर। तो परिपक्वता आपने दिखाई, तो सब कुछ बहुत अच्छा है। जैसा कि मैंने कहा, प्रवेश अच्छा है, परिधान अच्छा है, बैठने की भंगिमा अच्छी है, चेहरे के भाव भी सकारात्मक है, मतलब उमंग और उत्साह के साथ आप सवालों के जवाब दे रही हैं, वो अच्छी चीज़ है, मुस्कुराते हुए। और कंटेंट में तथ्य वगैरह भी बहुत अच्छा है, तो हम लोग बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं आपके परफॉर्मेंस से। भजन भी आपने ठीक से याद रखा है। जी सर। कोई संशय नहीं है आपका इस बार, पक्के तौर पर हम मान के चल रहे हैं कि हो रहा है। थैंक यू मैम। सर ये ड्रेस कैसी है मेरी? बहुत सुंदर लग रहा ये है। मैं पहन सकती हूँ? ज़्यादा शाइन ऐसा नहीं कुछ तो नहीं नहीं, है? वहाँ पे ऐसी लाइटिंग भी नहीं होती है, बहुत सही, बहुत अच्छा कलर है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। जी मैम, थैंक यू। चलिए, ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेसन सभी से। थैंक यू सर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।